पीओके को लेकर ये बड़ी खबर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कैसे फजीहत हुई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पीओके के पीएम आपस में ही भिड़ गए। स्पीच के दौरान शहबाज शरीफ को दिखाया गया आईना। पीओके में पाकिस्तानी अत्याचारों का मुद्दा उठाया गया। तनवीर इलियास को लगातार रोकते रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। दोनों के बीच में कैसे भिड़ंत हुई ये सामने आई है। शहबाज को टोक कर अपनी शिकायत सुनाते रहे तनवीर इलियास। एक उद्घाटन कार्यक्रम था, यहां पर शहबाज शरीफ बोल रहे थे। पाकिस्तान का हम सीधे रुख कर लेते हैं। गुलाम अब्बास वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और पीओके के पीएम आपस में किस तरह से भिड़ गए ये हमने इस वीडियो में देखा। गुलाम, माजरा क्या था और पीओके के जो पीएम है वो कहना क्या चाह रहे थे, जिस पर शहबाज शरीफ ने न सिर्फ उन्हें टोका बल्कि बीच में रोककर बिठा दिया? देखिए समीर, ये आज़ाद कश्मीर में शहबाज शरीफ पहुंचे थे। कल मंगला डैम एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह था, इनोग्रेशन थी। तो वहां पर जब पहुंचे तो कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सरदार इलियास तनवीर, उन्होंने खड़े होकर ये कहा कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं कश्मीर के और ख़ासकर जो डेवलपमेंट बजट है वो पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन्होंने रोका हुआ है। और उन्होंने जब उस पर बात करना चाहिए, उन्होंने कहा कि कश्मीरियों का ये राइट है कि वो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या जो डेवलपमेंट बजट है वो उनको दिया जाए, जिस पर शहबाज शरीफ गुस्से में आ गए और उन्होंने उनको नहीं। लेकिन गुलाम अपने आप में ये बड़ी बात है ना कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पीओके यानी वो हिस्सा जिस पर अवैध कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने, वहां पहुंचते हैं तो उनकी फजीहत होती है, उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है वहां के नेताओं की तरफ से। देखिए समीर, इससे भी बढ़कर एक और एक्शन भी हुआ है, वो मैं आपको ताजा ब्रेकिंग दे देता हूं आपको। इस पे शहबाज शरीफ इतने गुस्सा हुए हैं कि इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल है जो कि सरदार इलियास तनवीर का अपना मॉल है। हाँ। सरदार इलियास तनवीर कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ ने वापस आते ही इस्लामाबाद पुलिस को ऑर्डर दिया है, वो पहुंची है सेंटोरस मॉल और उसने मॉल सील कर दिया। जो कि सवाल का जवाब दे रहे थे लेकिन उन्हें सुना नहीं गया। एक तरह से सच से उनका सामना हुआ और इसके बाद फिर ये तस्वीर सामने आई, ओवर रिएक्शन सामने आया। मैं आऊंगी आप तमाम खास मेहमानों के पास, लेकिन युद्ध क्षेत्र से लगातार बड़ी खबरें हमें मिल रही हैं। यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला सामने आया है। रूस ने यूक्रेन के 10 शहरों पर एक साथ मिसाइलें दागी हैं। रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जिसमें कीव, खेरसोन, खार्किव, निप्रो पर विध्वंसक अटैक किया गया है। रूस के हमले में यूक्रेन में भारी नुकसान हुआ है, भारी तबाही हुई है। और जल्दी से चलिए अब आपको बताते हैं कि रूस का जो भीषण हमला है, पूरा यूक्रेन कैसे एक एक करके दहल गया। सबसे पहले राजधानी कीव, ये देखिए मैप के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। 330 सब स्टेशन यहां पर तबाह कर दिए गए मिसाइल अटैक में। क्रामेटोर्स्क, 4 शहरों में बिजली गुल हो गई है। यहाँ पर जो पावर ग्रिड है उस पर निशाना साधा गया। ओडेसा, 330 सब स्टेशन तबाह किए गए जो कि बंदरगाह का इलाका है और यहाँ पर भी भारी नुकसान हुआ है। निप्रोपेट्रोव्स्क, कई इलाकों में पानी सप्लाई यहाँ पर बंद हो गया है। जयपुरिजिया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नीपर डॉनबास सब स्टेशन बर्बाद कर दिया गया है। ये देखिए, ये खतरनाक स्टेज पर इस वक्त जो जंग है, जो वॉर है वो पहुंच चुका है। चेकोर्सी और ओमान में बिजली गुल बताई जा रही है, जो आप मैप में देख रहे हैं। पोल्टोवा, जहां पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, आशीष सिंह वहां पर हालात जानने के लिए पहुंचे थे। क्रेमेंचोक में भीषण तबाही मची है। 10 शहर में 10 अटैक जो किए गए उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। सूमी, 330 सब स्टेशन तबाह कर दिए गए, पानी सप्लाई यहां पर बंद हो चुकी है। निकोलेव, कई इलाकों में बैक टू बैक धमाके हुए हैं। इसके अलावा क्रिवोय, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है। खार्किव, लोजोव्स्की और वोल्चास्की में तबाही मची है। तो 10 शहर किस तरह से तबाही के अटैक में, और रूस ने ये बड़ा हमला किया है। मॉस्को से हमारे साथ मनीष झा जुड़ रहे हैं, साथ में आशीष सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मॉस्को पे सबसे पहले चलते हैं। मॉस्को में मनीष, ये एक तरह से जो जंग है वो बहुत ज़्यादा भीषण होती जा रही है और ये हालात तब हैं जब ये जो अगले 3 से 4 महीने हैं वो बहुत क्रूशियल हैं, ये तय करने के लिए कि आखिर जंग जाएगी कहाँ, निर्णायक कैसे होगी। और यहाँ पर तो रूस रुक नहीं रहा, लगातार हमले कर रहा है। एक बार फिर से यूक्रेन के 10 शहर तबाही।
बिल्कुल, देखिए ये बात रूस को और यूरोप को और पूरी दुनिया को पता है कि अगर इस सर्दियों में यूरोप और यूक्रेन बगैर बिना कुछ खास दिक्कत के अगर उन्होंने इस समय को निकाल लिया तो उसके बाद वो सरवाइव कर सकते हैं। तो इसी वजह से अगले 3-4 महीने बेहद क्रूशियल है और रूस नहीं चाहता है कि किसी भी हालत में यूक्रेन को और फिर यूरोप को ये मौका मिले कि वो कह सके कि रूस जो अब तक एनर्जी ब्लैकमेल कर रहा था तो वो जायज़ नहीं था और हम उनके बगैर भी जी सकते हैं। इसलिए आप देखिए कि एक नियमित अंतराल के बाद आपको मिसाइल हमले होते हुए दिख रहे हैं और उसी की कड़ी में कल हमने देखा कि किस तरह से रूस के एक और मिसाइल का जो है आक्रमण हमने यूक्रेन में देखा और उस मिसाइल हमले में हालांकि यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया जाता है कि एयर डिफेंस मिसाइल की वजह से 80% या 90% मिसाइलों को रोकने में हम कामयाबी हो गई। लेकिन आप सोचिए कि क्या इसका मतलब सिर्फ 15-20 मिसाइल जो पूरे यूक्रेन में गिरे उसी से इतनी क्षति हुई है? तो इसीलिए इस पर भी देखने की बात है कि क्या वाकई में इतने ही मिसाइल गिरे या फिर वाकई में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम इतने कारगर हैं, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन कहता है कि महज 10 या 15 मिसाइल ही गिरे, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के 10-15 शहर के में जो तबाही हुई है उसे देखकर लगता है कि इसका मतलब मिसाइलों का प्रहार ज़्यादा था, मिसाइलों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन निश्चित तौर पर रूस की तरफ से इस तरह के हमले कोशिश ही है कि यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। मनीष, टैक्टिकल विड्रॉल रशिया ने किए, उसके बाद बातचीत की बात रशिया करता है, दूसरी तरफ स्टैंड बाय मोड पर अपनी टीम्स को रखता है और मिसाइल अटैक जिस तरीके से कर रहा है उसको लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी अभी तक आपने दी है। -11 टेम्परेचर है वहां पर जहां से मनीष इस वक्त लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। आप आशीष का हम रुख करना चाहेंगे। आशीष, आखिर उनकी लोकेशन भी बता देती हूं। अब TV9 जिस तरीके से लगातार बॉर्डर एरिया से आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, बता दें आशीष इस वक्त रशिया से 50 किलोमीटर दूरी पर है और ये इलाका जो है वो रशियन आर्टिलरी जिस तरीके से पूरा कब्जा कर चुकी है उस पर आशीष से लाइव इनपुट लेने से पहले बड़ी खबर दिखा दें। डोनेट्स्क में रूस के भीषण हमले का वीडियो सामने आ चुका है जहां रूस ने कई मिसाइल से डोनेट्स्क को लगातार निशाना बनाया है और साथ ही रूस के हमले में कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। डोनेट्स्क के साथ साथ खार्किव से अब आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खार्किव वो इलाका जहां पिछले 9 महीने में रशिया इंटरमिटेंट अटैक्स करता आया है आशीष, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खार्किव को अगर छोड़ चुकी है। युद्ध के इस हालात में रशिया की बढ़ती रणनीति कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रही है यूक्रेन को? बहुत ज़्यादा। और अब तक 15 दिन पहले तक सुरभि जो बातें हम करते थे, मैं खुद भी वहाँ पर नोएडा स्टूडियो में, चाहे पोलैंड में जाकर, बाली में और कीव में, ये बातें हम करते थे कि किस तरह से जब विंटर्स पीक पर हो और उस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया जा रहा है रशिया द्वारा, वो अब यहाँ महसूस हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी इफेक्टिव टेम्परेचर यहाँ पे फील्स लाइक -16 डिग्री सेल्सियस है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक वेपन है व्लादिमीर पुतिन के लिए। वेपनाइजिंग द एनर्जी, वेपनाइजिंग द विंटर्स वाली जो बात कही जाती है ना, वो एग्जैक्टली यहाँ पर आके महसूस होता है कि अभी तो शुरुआत हुई है विंटर्स की। अलग अलग 10 शहरों में ये अटैक किए गए। अच्छा, आपको आशीष, आप पूरा पैटर्न समझना होगा। देखिए हर 8 से 10 दिन में ही क्यों अटैक किए जा रहे हैं, ज्यादा खतरा है ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि खार्किव में तो लगातार हमले हो रहे हैं और आप बिल्कुल बॉर्डर इलाके तक पहुंच गए हैं। यानी ये वो इलाका है जो कि रूस के डायरेक्ट अटैक जहां सिर्फ ना हुए बल्कि ये इलाके लगातार निशाने पर हैं। कितना खतरा है वहां पर? देखिए ये हम केवल और केवल 50 किलोमीटर दूर हैं। इनफैक्ट मेरे कैमरामैन कपिल आपको 5 सेकंड में पैन करके दिखाएंगे। उन्हें भी थोड़ा सा समय देना पड़ता है क्योंकि विंटर्स इतने ज़्यादा हैं कि कैमरा के मेटेलिक पार्ट्स को टच करने के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ता है और डबल ग्लव्स करने पड़ते हैं। मेरे कैमरामैन कपिल मेरे पीछे आपको दिखाएंगे, ये खार्किव है, खार्किव का मेन सिटी स्क्वायर, और हम केवल 50 किलोमीटर दूर हैं। और यहाँ पर ये देखिए जो आपको एम्बुलेंस का कॉन्वॉय जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये लगातार इस तरह की इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर डिप्लॉय की जाती हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है। तब कल रात को भी लगभग भारत में उस समय पर सुबह के 3 बजे होंगे, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में यहाँ पर एक बार फिर से साइरन अलर्ट एक्सप्लोजन को लेकर, मिसाइल अटैक को लेकर कर दिया गया था। यानी कि कल दिन भर में जितना अटैक हुआ उतना काफ़ी नहीं था। एक बार और फिर कहीं आसपास में मिसाइल गिरी है। हम जाके कुछ घंटों में वहां से रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन 50 किलोमीटर दूर केवल रशियन बॉर्डर का मतलब है
कि आप पूरी तरह से, ये पूरा का पूरा शहर खार्किव बिल्कुल आर्टिलरी रेंज में है रशिया के, और जब चाहे तब मिसाइल रॉकेट की जरूरत नहीं है, आर्टिलरी से यहाँ हमले कर दे, जो 9 महीने में हुए हैं। सही बात है। आशीष और मनीष दोनों आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आशीष सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त बहुत रिस्की इलाके में, बहुत खतरनाक इलाका, यहां पर कभी भी हमले हो सकते हैं। -16 डिग्री के टेम्परेचर में इस वक्त वहां से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वहीं एक और अहम खबर, रूस के भीषण हमले से डोनेस्क में खौफ पस रहा है। डोनेस्क में सुनाई दे रही है सायरन की आवाजें। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डोनेस्क इलाके की, यहां पर भी हर तरफ खौफ पसरा हुआ नजर आ रहा है। वॉर सायरन किस तरह से यहां पर बज रहे हैं ये आप सुन सकते हैं। रूस के भीषण हमलों से एक के बाद एक जो अटैक हो रहे हैं, उसके बाद इस पूरे इलाके में जबरदस्त खौफ पसरा है। और हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब मेरे बाईं तरफ मौजूद हैं। नेवल कमांडर अशोक बिजलवान हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर सतीश कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संजय सॉय साहब, किस तरह से आप देखेंगे, क्योंकि आशीष और मनीष इस वक्त रूस और यूक्रेन से जो जानकारी दे रहे हैं वो ये साफ बता रही है कि आने वाले वक्त में ये जंग कम नहीं होने जा रही बल्कि और विध्वंसकारी रूप ले सकती है। बिल्कुल, आप देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल को, जिस प्रकार से आशीष सिंह और मनीष झा वहां से कवरेज दे रहे हैं। वहां पे खाली मिसाइल का खतरा नहीं है, वहां पर मैं अल्टीट्यूड में सर्व किया है। ये अगर जैसे वो कह कैमरा को हाथ लगाएंगे तो चिल ब्लेन हो जाएगा, फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा कैमरामैन को, मतलब एक वेदर की भी जंग वो लड़ रहे हैं वहां पर। ये बहुत बड़ी बहादुरी का काम है और आप दोनों को मेरा सैल्यूट है, दोनों जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि आप देखिए रशिया ने क्या स्ट्रेटजी लगाई है, वेट करता रहा, तब तक उन्होंने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं किया। जब ठंड का समय आया और देखा यूक्रेन नहीं मान रहा है, तब उन्होंने एक नया फ्रंट खोल दिया लड़ाई का नया फ्रंट, उन्होंने एनर्जी सेक्टर पर अटैक किया। क्योंकि आज देखिए लड़ाई होती है साइबर पे, फिजिकल मिसाइल के द्वारा, तो यहाँ ठंड आ रही है, फिजिकल लड़ाई कम हो रही है और वो जहां सबसे ज्यादा दर्द महसूस करेगा यूक्रेन, वहां पर वो बिल्कुल सर, जो कन्वेंशनल वॉरफेयर, इसके साथ साथ जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट पर लिया जा रहा है। बिजलवान सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि अब जैसे जैसे विंटर से अपने पीक पर आएंगे, उसके पहले ये बड़ा हमला और अभी तक का सबसे बड़ा हमला, और आपने देखा कि ज्यादातर जो हमले किए गए वो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वाटर हो या फिर पावर हो, इस पर किए गए। क्या बतला रहा है, किस स्ट्रेटेजी की तरफ इशारा कर रहा है ये पुतिन? देखिए, मैंने बहुत पहले भी इस चीज़ को कहा था कि रूस जो है ये एनर्जी को लेकर के यूक्रेन और यूरोप को स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करेगा, और चूंकि वो रूस पे डिपेंडेंट थे इन चीज़ों के लिए, तो उन्होंने इस दौरान जो लड़ाई के इतने महीने गुजर गए हैं उसमें उन्होंने ऑल्टरनेट सोर्सेज ढूंढ लिए एनर्जी के लिए। तो अब रूस ने अपना थोड़ा सा पैंतरा बदला है और वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करने लगा। और जब आपके पास पावर नहीं रहेगी तो नेचुरल है कि आप वाटर, इतनी सर्दी में आप पानी को आप बिना हीट किए आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो पानी ऑटोमेटिकली पानी भी इफेक्ट होगा। जो आप जो यही स्ट्रेटजी नजर आ रही है। और ये उनका एक छोटा सा रिएक्शन, एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जब ये नागरिकों को जब ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो मेरे ख्याल से रूस ये अपेक्षा करता है कि अंदर से ही एक आवाज उठेगी यूक्रेन में, एक दबाव, प्रेशर होगा ज़ेलेंस्की पर बनेगा। चिंता सबसे बड़ी क्या है, आप एक लाइन में देखिए? मुख्य चिंता ये है कि ये बंदर की लड़ाई में बिल्ली का जीत मानी जा सकती है कि जिस तरीके से पिछले 1.5 महीनों में 2 बार ऐसी स्थिति आई थी जब वार्ता की शुरुआत हो सकती थी, शांति का पहल हो सकता था, लेकिन अमेरिका ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसका कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर शीत युद्ध की समाप्ति और ये तीसरा जंग है। 2 बार रूस खड़ा हो गया, तीसरी बार अमेरिका रूस को इतना कमजोर कर देना चाहता है। और यही कारण है कि क्रीमिया ब्रिज पर जो आपने चर्चा की थी वो सबसे अहम मसला है। अगर क्रीमिया को लेने में सक्षम हो जाता है पश्चिमी देश तो रूस पूरी तरह से टूट जाएगा। इसीलिए पुतिन एक तरह से यूक्रेन के सामने जो अंतहीन चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो रूस जो है वो रुक नहीं रहा है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रशिया में टेंशन है, रूस भारी टेंशन है। मॉस्को के पास यूक्रेन का ड्रोन पहुंच गया है। मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर एयरबेस पर, 2 एयरफील्ड्स को निशाने पर लिया गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे। पहली बार
मॉस्को के करीब यूक्रेन का ये अटैक हुआ है, ड्रोन से बड़ा हमला जो हुआ है। और ये जो मॉस्को से दूरी है महज 200 किलोमीटर के आसपास की, ये टेंशन बढ़ाने वाली है पुतिन की। और चलिए अब आपको मैप के जरिए और ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि डैगेलेव एयरबेस और एंगल्स एयरबेस, इन दोनों पर जो 5 तारीख को हमला किया गया। आप जरा यहां पर देखिए, व्याजनेन रूस में जो डैगेलेव एयरबेस है और रूस की तरफ से यहां पर यूक्रेन की तरफ से इस रशिया के एयरबेस पर अटैक किया गया। और यहां पर Tu-22M एयरक्राफ्ट हमले में क्षतिग्रस्त हुए। हमले से धमाके से पहले की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद जो क्षतिग्रस्त हुआ है यहां पर आपको साफ नजर आ रहा है। ये आपको बॉम्बर्स नजर आ रहे हैं, ये न्यूक्लियर बॉम्बर्स है जो फ्लीट आपको नजर आ रही है Tu-22M एयरक्राफ्ट्स की, और ये क्षतिग्रस्त हुई इस फ्लीट में, ये जानकारी सामने आई है। और अगर इस तरफ हम आपको दिखाएंगे दूरी, यही दूरी डैगेलेव एयरबेस जो कि रियाज़ैन से, जो कि रूस का रियाज़ैन है, वहां पर यह तस्वीर आपको 5 तारीख को हमला हुआ। तो ये काफी ज्यादा अहम है। मॉस्को से करीब 240 किलोमीटर की दूरी है, और ये दूरी पुतिन को काफी ज्यादा चिंता में डालती है। अब मैप के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर कितनी दूरी और कितने करीब यूक्रेन पहुंच चुका है मॉस्को से। ये मैप के जरिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यहां पर देखिए, ये आपको यहां पर मॉस्को जो कि राजधानी रशिया की, वो आपको नजर आ रहा है। उससे जो पहली एयरफील्ड है, जो पहले एयरबेस है डैगेलेव एयरबेस, वो आपको नजर आ रहा है, वो महज 240 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप एंगल्स की तरफ आएंगे जो 870 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दोनों एयरबेस, यानी कि आप इसके अलावा ये आपको बॉर्डर नजर आ रहा है, ये जो यूक्रेन और रशिया की जो बॉर्डर लाइन नजर आ रही है। यानी अब तक हम देख रहे थे कि बेलगोरोड में हमले हो रहे थे, लेकिन अब बहुत ही अंदर मॉस्को के बेहद करीब जाकर ये हमला हुआ है। तो आप देखिए, ये जो जानकारी बहुत ज्यादा अहम है। रूस के लिए अब तक की ये सबसे बड़ी चुनौती है जो कि यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक के जरिए खड़ी की गई है। और क्या बड़ी बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अब यह हमला किया गया, इसके बाद की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है किस तरह से जो पुतिन वो बाकायदा गए हैं क्रीमिया ब्रिज पर, खुद ड्राइव किए कार, और कार को ड्राइव करके बता दिया, मैसेज दिया गया है ज़ेलेंस्की को कि अगर आप हमला करोगे तो बहुत ही विध्वंसक होगा परिणाम। रूस के एयरक्राफ्ट और ड्रोन टारगेट पर थे, जो हमने दिखाया Tu-22M जो बॉम्बर से वो क्षतिग्रस्त हुए। मॉस्को के पास यूक्रेनी ड्रोन तक पहुंचना बेहद खतरनाक है। ड्रोन के घुसपैठ से रूसी तैयारियों पर भी सवाल खड़ा हो, क्योंकि ड्रोन एकदम अंदर तक चला गया, बहुत करीब चला गया मॉस्को से। यूक्रेन ने रूस के अंदर हमला करने की हिम्मत पहली बार, और इतना अंदर हमला, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि बेलगोरोड पर तो हमला किया गया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले टारगेट पर लिया गया, लेकिन पहली बार इतना अंदर जाकर जो एयरबेस उसको निशाने पर लिया गया। यूक्रेन को कुछ लॉन्ग रेंज हथियार मिल सकते। संजय सोई सर, ये कितना बड़ा थ्रेट और कितना बड़ा चैलेंज युद्ध के 9.5 महीने के बाद ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सामने खड़ा किया है। देखिए, ऐसा है कि युद्ध में 2 तरीके होते हैं। यहाँ पर एक तो यूक्रेन जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहा था कि जो उसका इलाका कब्जा किया हुआ है वहां पर रशिया की सेनाओं पर हमला करना, वहां धीरे धीरे पुश कर रहा था और धीरे धीरे पुश हो रहा था। यहाँ पर जो हमला किया, रशिया के अंदर घुस के हमला किया, यानी कि रशिया को अब रिएक्टिव कर रहा है वो, कि रशिया रिएक्टिव हो रहा है कि ये क्या पीछे आ गया, हमारे हमला कर दिया। यानी कि उसको अभी अपनी एयरफील्ड की सिक्योरिटीज के लिए और एडिशनल रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, वहां पर वो कॉशियस हो जाएगा। इसकी वजह से यूक्रेन में जो हमले हो रहे हैं उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। जाकर हमला करना बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बदली है, ये बहुत बड़ा चेंज आया है यहाँ पर सोच में, क्योंकि आक्रामक सोच यूक्रेन ने दिखाई है। अभी तक अपना एरिया कब्जा कर रहे हैं, यहाँ रशिया को रिएक्टिव करेंगे कि या तो विड्रॉ करे, कुछ ट्रुप्स और लगाए, वहाँ एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए लगाए, और रशिया के अंदर मॉस्को से थोड़ी दूर पे हमला हुआ है। यानी कि हर बिल्कुल यानी गंभीर हालात होते हुए नजर आ रहे हैं, तनाव बढ़ता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। रूस के मिसाइल अटैक पर यूक्रेन देखिए क्या बड़ा दावा कर रहा है। रूस ने कैस्पियन सी से दागी 38 क्रूज मिसाइलें, ब्लैक सी से 22 कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। रूस ने फाइटर जेट से भी बरसाए हैं बम। यूक्रेन ये बता रहा है रूस के 60 से ज्यादा मिसाइल हमने मार गिराए हैं। यानी डिफेंस सिस्टम जो है यूक्रेन का वो भी एक्टिव मोड में है, और उसकी वजह से बहुत सारे हमलों को सिंह साहब रोका जा सका है। इसे कैसे आप देखते हैं, उसके बाद भी इतनी तबाही हुई है? ये जो आपके न्यूज दी जा रही है, मैं इसका खंडन करता हूँ। मैं इसका रीजन बताता हूँ अपने दर्शकों को। इस समय क्रूज मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ 4 सिस्टम है वर्ल्ड में। S-400 जो रशिया का है, HQ-9 जो चाइना का है, रिवर्स इंजीनियर से बनाया उन्होंने, थर्ड सिस्टम जो USA का है, और
आयरन डोम जो इजराइल का है। इसके अलावा कोई ऐसा सिस्टम वर्ल्ड में नहीं है जो क्रूज मिसाइल को डिस्ट्रॉय करे। सर यूएस तो फिर दे ही रहा है ना, यूएस ने हो सकता है कि डिफेंस सिस्टम मुहैया करा दिए। हार्ड सिस्टम ऐसे नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, बहुत मैसिव सिस्टम है। ओके, इसके बहुत सारी मिसाइल्स होती हैं, मल्टीपल मिसाइल्स होती हैं, एक बहुत फैलाव में सिस्टम होता है, इसके बड़े सारे कंट्रोल कैबिन्स होते हैं। इसका मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो किया जा रहा है कि हमने क्रूज मिसाइल डिस्ट्रॉय किया, सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ कि आप देखिए क्रॉसिंग स्पीड होती है, कोई भी सिस्टम जो है आपको ट्रैक करता है, डिस्ट्रॉय करता है, इनकी क्रॉसिंग स्पीड जो है 800 मीटर पर सेकंड है। कोई सिस्टम नहीं है इन चारों के अलावा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी मिसाइल से बड़ा हमला हुआ है। रूसी मिसाइल अटैक के बाद कीव में हड़कंप है। रूसी प्रहार से बचने के लिए बंकर में छिपे हैं कीव के लोग। तस्वीर देखिए आप। बिचुलवान सर, ये तस्वीरें देखिए के बाद एक, और अभी इस वक्त राजधानी कीव की तस्वीर दिखा रहे। वक्त वक्त पर ऐसा होता है जब कीव दहलता हुआ नजर आता है। पुतिन की तरफ से यह हमला बोला गया, वार्निंग सिग्नल क्या दे रहे हैं, क्या स्टेटमेंट इन हमलों के जरिए जारी कर रहे हैं यूक्रेन के लिए? मेरे ख्याल से जो रूस के अंदर यूक्रेन ने घुस करके जो हमले किए हैं, ये मुझे लगता है कि ये उसी का जवाबी हमला है और उनको ये सिग्नल दिया जा रहा है कि भाई अगर आप घुस करके हमला करोगे, अभी तक हमने कीव को छोड़ रखा था, उसके ऊपर ज़्यादा हमने फोकस नहीं किया था और उनको वहाँ के पर अगर आप हमारे अंदर आकर के मॉस्को के पास आप हमला करेंगे तो हम भी आपकी राजधानी को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। और हम ये आपको भी इसका एक सैंपल दिखा रहे हैं या एक आपको ट्रेलर दिखा रहे हैं और असली पिक्चर तो हम आपको बाद में दिखाएंगे अगर आप सुधरे नहीं तो। लेकिन बड़ी बातें और तस्वीरों के जरिए भी इस बात को लेकर पुख्ता जानकारी मिल पा रही है कि कैसे वार पलटवार के बीच अब एक एक का टारगेट चुने गए हैं। यूक्रेन ने मार गिराया रूस का युद्धक हेलीकॉप्टर, ये खबर भी सामने आ रही है। यूक्रेन ने मिसाइल से KA-52 को मार गिराया है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और सिंह साहब जो मेरे साथ बगल में खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है। सिंह साहब जल्दी से 10 सेकंड। जो है स्लो स्पीड एयरक्राफ्ट है और ये मिसाइलें जो हैं हाई स्पीड है। हाँ। ये पॉसिबल है। लेकिन जो पहले बताया था वो उल्टा था। मारक जो क्षमता है एंटी एयरक्राफ्ट की वो स्लो स्पीड है और टारगेट जो है मिसाइल वो हाई स्पीड है। ये कैसे होते हैं? अभी ये पॉसिबल है। लेकिन प्रोफेसर सतीश कुमार, नाटो कंट्रीज भी तो पूरी तरह से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, तो पलड़ा किसका भारी आपको नजर आ रहा है? समीर भाई, 11 महीने की कमेंट्री, इस युद्ध की कमेंट्री अगर करने के लिए कहा जाए तो इसको 3 फेज में बांट कर हम देख सकते हैं। अच्छा। पहला फेज 4 महीने का, 5 महीने का, जिसमें निरंतर रूस आगे बढ़ता रहा और यूक्रेन पीछे हटता रहा, क्योंकि पश्चिमी देशों के पास एक समन्वय एक योजना नहीं थी जो अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया। लेकिन उसके 4-5 महीने के बाद उनकी योजना तैयार हुई, सबको विश्वास में लिया गया कि हम युद्ध साथ में लड़ सकते हैं, यूक्रेन की सहायता कर सकते हैं। तो उसके बाद वो दूसरा फेज चला जिसमें 2 महीने से लगातार आप सुन रहे होंगे कि रूस बैकफुट पर है। अब एग्रेसिव रूस दिखाई दे रहा है। एक लाइन का कमेंट सोई साहब आप बताएंगे कि क्या बैकफुट पर है इस वक्त रूस? नहीं, बैकफुट पर नहीं है बिल्कुल। रूस जिस प्रकार से ऑफेंसिव वो चले जा रहा है और थोड़ा डिफेंसिव लिया अभी उन्होंने, डिफेंसिव लाइन ली है। डेनपर रिवर के पीछे आ गए वो लोग और विंटर्स को किस तरह से टपा देंगे ये लोग, ठीक है। तो इंतजार हो रहा है इन विंटर्स का, और ये जो विंटर्स अब जो और ज्यादा भीषण होते जा रहे हैं और ज्यादा विंटर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये 3 से 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं युद्ध के नजरिए से। आप तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।